हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमने जैसा कि कहा था कि हम मैथ की पर डे की एक वीडियो लाएंगे। वीडियो लाने में थोड़ा देरी हो गई क्योंकि हम सोच रहे थे इसको टाइप करके लाएं और टाइपिंग में भी ज़्यादा समय लग रहा था। फिर हमने सोचा कि चलो वाइट बोर्ड पर देखते हैं। तो वाइट बोर्ड में रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ रही थी क्योंकि जो कुछ हम लिख रहे थे वो साफ नहीं आ रहा था। तो हमने नया तरीका अपनाया है कि किताब से भी और हैंड रिटन ये दोनों तरीके से आपको मैथ पढ़ाने का प्रयास करेंगे और हमें उम्मीद है कि ये मैथ आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक कभी भी मैथ नहीं पढ़ा है तब पर भी आपको मैथ समझ में ज़रूर आएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये यूपी डीएलएड सेमेस्टर प्रथम और इस मैथ का पहला पाठ है जिसका नाम है संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान। इसके अंतर्गत और भी टॉपिक हैं, यानी मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है इससे संबंधित एक दूसरा हम वीडियो लाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। पहले पाठ में आपको पढ़ना है संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, शून्य अंक का ज्ञान और अंकों का स्थानीय और जाति मान, इतना जानेंगे। तो चलिए देखते हैं संख्या क्या है जिसे अंग्रेजी में हम नंबर कहते हैं। पाठ का प्रारंभ स्थूल वस्तुओं से किया जाए और उनका अंत सूक्ष्म बातों से हो। यानी हर्बर्ट महोदय ने कहा कि संख्या वो है यानी जो पाठ का प्रारंभ स्थूल वस्तुओं से किया जाए और उनका अंत सूक्ष्म बातों से हो। यानी इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। ये परिभाषा जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं संख्यांक जिसे न्यूमेरल्स कहते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। यानी संख्यांक का अर्थ है अंक यानी डिजिट और संख्या का अर्थ है जो भी आप लिखते हैं 422, 420, ये सारी चीज़ें। आगे एग्जाम्पल में इस तरह आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, देखिए जैसे एक है, ये तो संख्या एक हो गई। तो अंक में आप डिजिट में आप इस तरह संकेत बनाओगे। जैसे 4 लिखना हो तो आप इस तरह लिखोगे और अंक में जो संकेत बनाओगे आपको इस तरह बनाना है। 10 हुआ, इसको आप अंकों में इस तरह बनाओगे। तो गणित में जो संख्यांक है उसमें टोटल उसकी संख्या 10 है। कितनी संख्या है? 10 है। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। संख्या के प्रकार। देखिए बेसिकली संख्या तो हमने 3 भागों में बांटा है जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और रोमन। तो राष्ट्रीय में जैसे हिंदी संख्यांक है जिसे देवनागरी लिपि में लिखा जाए उसे हिंदी संख्यांक कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना, जो आपने प्राइमरी में हो सकता है लिखे हों, तो 0 हो गया यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 देख सकते हैं, 7, 8 और 9। ठीक है, आगे अंतर्राष्ट्रीय जो अभी व्यवहार में हम प्रयोग कर रहे हैं, यानी व्यवहारिक जीवन में जो अंक प्रयोग करते हैं, जैसे अभी आप हम सब लिखते हैं ना 1, 2, 3, 4, ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक है। आगे हम रोमन देखते हैं। रोमन यह एक प्राचीन पद्धति है जिसे रोमन संख्यांक पद्धति कहते हैं। इसमें जैसे आप आई हो गया, वी हो गया, यक्स हो गया, है ना, इन सब से मिल करके आप संख्यांक यल हो गया, इन सब से बनाते हैं जिसमें आप 1, 2, 3, 10, 8 देख सकते हैं। चलिए हम रोमन संख्या को आगे देखते हैं। आपके सामने हमने एक टेबल लाई है, आप इसमें आसानी से देख सकते हैं 1 का, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये तो आपको आता होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब आपको 20 तक तो सेम है, ठीक है, यानी आपको एक्स आई करोगे तो 11 बन जाएगा, और एक्स डबल आई करोगे 12 बन जाएगा, और 20, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं जो डिफ़िकल्ट है, जो आपसे नहीं हो पाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 30 अगर लिखना है तो ट्रिपल एक्स लिखोगे, 40 लिखना है तो एक्सएल, 50 लिखना है तो आपको एल, 90 का एक्स सी, 100 का सी है, 400 का सी डी, ठीक है। अब सी डी कैसे होता है, देखो आपको एक ट्रिक याद रखना है, एल सी डी एम, क्या याद रखेंगे, एल सी डी एम, ये ट्रिक याद रखेंगे। एल मतलब होता है 50, सी मतलब होता है 100, डी मतलब 500, अभी देख रहे हैं ना वो 400 लिखा था, 500, और एम मतलब 1000, ठीक है। तो जो 400 लिखा है तो उसमें अगर सी पहले कर देते हैं, सी डी कर देते हैं, यानी 500 में 100 कम, यानी पहले अगर लग गया तो उतना कम, ठीक है। इसलिए जो आप देख रहे हैं ना ये 400, ये सी डी, डी 500, सी एम 900 और एम 1000। चलिए अब अगर आपको आगे देखना है, जैसे 5000 लिखना है तो वी के ऊपर अगर एक लाइन मार दोगे, वी के ऊपर एक लाइन मार दोगे तो एक लाइन मारने का मतलब है 1000, और जितने पे है उसका गुणा, मतलब एक लाइन आप ऐसे मारे, इसका मतलब 1000, और भी मतलब उससे गुणा। मान लीजिए आपने, अब बोलोगे हम ऐसे मार दिए तो, दिखा रहे हैं कि हम मान लीजिए ऐसे मार दिए तो इस पे लाइन, तो इसका मतलब है 10 यानी 100, सॉरी 100 नहीं, एल का जो है 50 होता है, एल का, एल ऐसे मार दिए तो इसका मतलब 50 होता है, गुणे 1000 आप कर देंगे, ठीक है। तो ये टोटल आपका हो जाएगा 50,000। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे कुछ इससे संबंधित नियम आप जान लेते हैं, ठीक है। किसी रोमन संख्या की अधिकतम 3 बार पुनरावृत्ति की जा सकती, यानी आप जो रोमन संख्या है, जैसे आप मान लीजिए आई 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 ऐसे लिख दिए ना, अब मान लीजिए आपको 4 लिखना है तो आप ये इस तरह आप नहीं लिख सकते हो, ये गलत तरीका है, ठीक है, ये गलत तरीका है, आपको ऐसे 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात समझ गए, आगे समझेंगे। किसी भी संख्या को जितनी बार पुनरावृत्ति होगी उसका मान उतने गुना संख्या के पहले लगाने पर घटेगा, ठीक है, संख्या के बाद लगाने पर बढ़ेगा। मान लीजिए आपने ऐसे लिखा ये 10 है, अगर आई इधर लगा दिए तो मतलब ये घट जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और अगर आपने ये 10 लिखा और इधर दाहिनी तरफ लगा दिए बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ठीक है, इस तरह। आगे देखते हैं, जैसे ही एक्स हमने समझा दिया ना, आगे देखते हैं। कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता, किंतु वी एल तथा डी की पुनरावृत्ति नहीं होती। ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोमन में किसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, तो आपकी वी एल डी की पुनरावृत्ति नहीं होती। फिर से समझेंगे, वी एल डी की पुनरावृत्ति नहीं, जैसे आप आई आई कर लेते हो ना पुनरावृत्ति, एक्स की कर लेते हो ना, लेकिन वी एल डी की पुनरावृत्ति नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। यदि छोटे मान वाला कोई भी संकेत एक बड़े मान वाले के बाद में लगाया जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। देखो जैसे हमने भी बताया ना कि ये 10 है, अगर इधर लगा दोगे तो बढ़ जाएगा, इधर लगा दोगे घट जाएगा। यदि छोटे मान वाला कोई भी संकेत एक बड़े मान वाले के पहले लगा दिया जाता है तो बड़े मान में से छोटा मान घटा दिया जाता है। जैसे इस तरह से ना, ये भी आपको समझा दिया। अब रोमन आपको समझ में आ गया होगा।
आगे बढ़ते हैं। अंकों का ज्ञान, 0 से 9 तक के चिन्ह या संकेत ही अंक कहलाते हैं। किसी संख्या के पढ़ना एवं लिखना, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। जैसे आप ये कितना है आपका 83,500 कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 8,35,423। इसको आप इस तरह लिख सकते हो और पढ़ सकते हो। आगे देखते हैं, हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं को एक साथ लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए। चलिए देखते हैं। देखिए बेसिकली हम सभी लोगों ने देखा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ना। और अंतर्राष्ट्रीय संख्या में भी यही सिस्टम होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में भी यही होता है। तो चलिए इनको एक साथ कंपेयर करके देखते हैं इनमें समानताएं क्या होती हैं। देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में जैसे इकाई दोनों सेम है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक सेम है। तो इकाई में एक अंक होता है जिसकी घात 0 होती है, 10 की घात 0। दहाई में 2 अंक जिसकी घात 1 होती है, 10 की घात 1। इधर हमने घात दी है, आप देख सकते हैं। सैकड़ा में 3 अंक, हजार में 4 अंक, 10,000 में 5 अंक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे लाख से ही सिस्टम बदल जाता है। राष्ट्रीय में लाख होता है और अंतर्राष्ट्रीय में 100,000 होता है। क्या 100,000, यानी जो हम हिंदी में राष्ट्रीय में लाख लिखते हैं वही अंतर्राष्ट्रीय में 100,000 माना जाता है। ठीक है। इसमें कितने अंक होते हैं, इसमें 6 अंक होते हैं। कितने अंक, 6 अंक। 10 लाख, 10 लाख को अंतर्राष्ट्रीय में मिलियन कहते हैं। 10 लाख को अंतर्राष्ट्रीय में मिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिलियन, जिसमें 7 अंक होते हैं। मिलियन में 7 अंक। अगला है 10 यानी करोड़, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय में 10 मिलियन के नाम से जानते हैं। इसमें अंक होते हैं 8। कितने अंक, 8 अंक। आगे देखते हैं 10 करोड़ को हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या में 100 मिलियन कहते हैं, जिसमें अंकों की संख्या होती है 9। कितनी, 9। ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एक्सटेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, जिसे हम हिंदी में विस्तारित रूप कहते हैं। विस्तारित रूप में देखिएगा, जैसे हमने संख्या लिखा है 24,221। इसके लिखने कई तरीके हैं। कुछ लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ना 1 लिख दो, जैसे 1 गुणे 1, फिर आप इधर जो है 10 गुणे 2, है ना, देखते हैं। फिर 2 यानी 100 गुणे 2, है ना। तो जब आप देखो यहाँ पे नीचे 1, इसका मान 1 आएगा, है ना। इसका मान आपके सामने देखिए, इस वाले का मान देखो 1 ही आएगा। 20, यहाँ भी इसका मान 20 आएगा। इसका मान 200 आएगा, 20 को गुणा करो 200 आएगा ना। ऐसे ही जैसे इसका कितना हो जाएगा, 100 था ना, 1000 गुणे इसको कर देंगे 4, 1000 गुणे 4, इससे 4000 ही आप देख सकते हैं, 4000 आया। इसका जो है 10,000 गुणे 2 कर देंगे ना, 2 ही है। ठीक है। तो इसका देख लीजिए 20,000 आया। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। एक दूसरा तरीका ये है कि आप जो है जैसे 1 लिखिए, 1 लिख दिया, उसके बाद जितने अंक उतने 0, कोई अंक नहीं, कोई 0 नहीं। उसके बाद 2 लिखा, कितने अंक है, 1 ही है ओनली, 0। उसके बाद 2 लिखा, कितने अंक, उसके बाद 2 अंक। उसके बाद 4 लिखा, कितने अंक, उसके बाद 4 लिखने के बाद 3 अंक, 3 0। उसके बाद हमने इधर 2 लिखा, 2 के बाद कितने अंक हैं, 4, 1 2 4। इस तरह भी हम विस्तारित रूप लिख सकते हैं। ध्यान से समझिए, अगर आपको इस फॉर्म को दिया है, अगर इस फॉर्म में जाना है तो इसे शॉर्ट फॉर्म यानी संक्षिप्त रूप कहते हैं। और अगर ये रूप दिया है और इस रूप में लाना है तो आपको इसको विस्तारित रूप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वास्तविक मान, जिसे अंग्रेजी में फेस वैल्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। प्रत्येक अंक का एक अपरिवर्तनशील नाम होता है, जिसे उस अंक का
आंकिक मान या वास्तविक मान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक मान का दूसरा नाम आंकिक मान भी है। आंकिक मान मतलब वास्तविक मान होता जो दिया वही मान है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें 2 का 2 ही होगा, 4 का 4 ही होगा और 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने आंकिक मान देख लिया, अब हम देख रहे हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान को अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू कहते हैं। किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। स्थानीय मान संख्या स्थान पर निर्भर करता है। कहने का मतलब यह है जो भी हमने विस्तारित रूप किया या संक्षिप्त रूप देखा उसी तरह ये काम करता है। दिखेगा जैसे ये 2 है, 2 का 2 ही है, 6 है, उसके बाद एक अंक है तो एक 0 बढ़ाएंगे 60 हुआ ना, ये 400 हुआ, इसका जो है 2000 हुआ, इसका जो है 2000 हुआ। इस तरह से आप समझ गए होंगे स्थानीय मान। आगे बढ़ते हैं। आगे हम संख्याओं के बारे में जानते हैं, कौन सी संख्या क्या कहते हैं। पहली संख्या है प्राकृत संख्या, जिसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 से अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी जो 1 से प्रारंभ हो और चलती चली जाए यानी इनफाइनिट होती है, उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को n से डिनोट करते हैं, इसका प्रारंभ 1 से अनंत तक होता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ी चीज़ और देख लीजिए, उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती। उत्तरवर्ती का मतलब है आगे की संख्या, मतलब जैसे हम 5 हैं तो 5 के आगे कौन आएगी 6, 6 के आगे 7, इस तरह ये उत्तरवर्ती है। अब आगे पूर्ववर्ती देखते हैं। पूर्ववर्ती संख्या ऐसी संख्या है, यानी हमने 5 लिया, इसके पहले क्या था, इसके पहले 4 था, इसके पहले क्या था 3 था, इसके पहले क्या था 2 था, यानी आप पीछे की तरफ लौटती हैं घटते हुए क्रम में नीचे की ओर तो उसे पूर्ववर्ती, और बढ़ते हुए क्रम में अगर जाते हैं तो उसे उत्तरवर्ती कहते हैं। इसे अंग्रेजी में सक्सीजर, इसे प्रीडिसीजर के नाम से भी जानते हैं। आगे हम देखते हैं दूसरा नंबर है पूर्ण संख्या, जिसे अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। यदि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या का समुच्चय प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है, 1 2 3 ना, इसमें अगर 0 शामिल कर दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऐसे कह दिया जाता है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, ऐसे भी स्टेटमेंट आ जाते हैं। ऐसे कह दिया सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सही है गलत है, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से जानते रहेंगे तो इसका जवाब जरूर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या को W से डिनोट किया गया है, यानी 0 + n, यानी 0 नेचुरल नंबर में 0 शामिल कर दिया जाए तो होल नंबर कहलाता है। आगे देखते हैं पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में इंटीजर के नाम से जानते हैं, यानी धनात्मक और ऋणात्मक और 0, जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं और जो 0 है, इन सभी को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसे I से डिनोट करते हैं, यानी ये ऋणात्मक में भी इनफाइनिट होती है और धनात्मक में भी इनफाइनिट होती है। आगे देखते हैं भिन्न, जिसे हम फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके तथा Q का मान 0 ना हो। ये इसका सिंबल का मतलब होता है इक्वल, और अगर ऐसे काट दिया जाए इसे नॉट इक्वल, और अगर ये कंप्यूटर की भाषा में ऐसे लिखा जाए तो ये नॉट इक्वल ऐसे बनाया जाता है, लेकिन मैथमेटिकल में इस तरह बनाया जाता है नॉट इक्वल, ठीक है। यानी Q की वैल्यू 0 ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं P को अंश कहते हैं, ठीक है, और Q को हर कहते हैं, अंश हर, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। यानी अगर P/Q ऐसे लिख दिया जाए तो इसे अंग्रेजी में न्यूमिनेटर कहते हैं, इस वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। इतनी बात समझा, अंश हो गया, फिर समझिए ये संख्या है, इसे न्यूमिनेटर, इसे डिनोमिनेटर,
इसे अंश कहते हैं ऊपर वाले को, और नीचे वाले को हर कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई, ये भिन्न का कॉन्सेप्ट है। वैसे तो भिन्न 3 प्रकार की होती है, ठीक है, तो उसको हम बाद में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं भी होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपके MCQ में दिया जा सकता है कि सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं भी हैं, यानी जितनी भी भिन्न संख्याएं हैं फ्रैक्शन वाली वो परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है परिमेय संख्याएं। वह सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जबकि Q नॉट इक्वल टू 0। ऐसा तो हमने भिन्न में भी देखा था ना, लेकिन इसमें कुछ अलग है। ये अलग क्या है? अलग ये है, जो अलग है ये अलग है आपका। देखो, सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं भी हैं, जितनी भिन्न है वो सब परिमेय हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हैं। यही तो लफड़ा इसमें। इनके उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे -5 है, ठीक है, -5, -4 और -4/5, 0, 1, 2, ठीक है, ये सभी आपके क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, आपको किताबों में अलग अलग रूप में बांटा मिल सकता है। ठीक है, परिमेय संख्याएं सदैव सतत एवं शांत होती हैं। जो परिमेय संख्या होती है वो हमें सतत और शांत होती है। देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए 5.5 ख़त्म हो गया ना कट करके, और 5.05 इस तरह से होती हैं। अब आगे देख लेते हैं अपरिमेय संख्याएं। किसको? अपरिमेय संख्याएं। वह संख्याएं जिन्हें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, जिन्हें क्या? परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, ठीक है, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं या कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देख रहे हो √2, √3, √5, √5 हो गया। एक चीज़ और, 22/7, 22/7 ये पाई का मान है। ये बेचारा पाई का मान, ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये पाई बेचारा जो है ये अपरिमेय है। ये सीटेट के एग्ज़ाम में आया हुआ है कि पाई जो है क्या है? परिमेय। क्या परिमेय? ये अपरिमेय है, लेकिन 22/7 ये परिमेय है। ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। अपरिमेय संख्याएं सदैव असतत एवं अशांत होती हैं। कहने का मतलब ये है, ये कंटिन्यू नहीं होती इनमें, ठीक है, और ये हमेशा बढ़ती रहती हैं। यानी वो जैसे आप जो है करो 10/3 का भाग दो, 3.333 ऐसे आता रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं वास्तविक संख्याएं। वह सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हो या परिमेय हो, ये वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी वास्तविक संख्याओं में ही एक है परिमेय और दूसरा है अपरिमेय। ठीक है, इस तरह बांटना था, लेकिन आपको प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाना है, इसलिए आपको इसी प्रकार से ही पढ़ना है। आगे देखते हैं। जो परिमेय संख्याएं, जो वास्तविक संख्या है, जिन्हें हम अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं, इसे R से डिनोट करते। किससे? R से। ठीक है, और इसमें आपकी परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्याएं, और इसमें जो परिमेय संख्या उसको R से भी और अपरिमेय संख्याएं U से डिनोट किया जाता है। आगे देखते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग तथा अंतर अपरिमेय संख्या होता है। उदाहरण के लिए जैसे आप देख सकते हैं 3 + √5, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है,
यानी अगर परिमेय संख्या से गुणा करो और अपरिमेय संख्या से गुणा करोगे तो अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है, इसको आप जैसे सम विषम में आप देखेंगे उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सम विषम यानी इवन एंड ऑड नंबर, वह संख्या है जो 2 से भाग देने पे वो पूरी तरह से कट जाए, यानी उसका जो रिमाइंडर या शेषफल आए वो 0 आए, उसे सम संख्याएं कहते हैं। 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, विषम संख्या है जिसे अंग्रेजी में ऑड नंबर कहते हैं, जिन्हें 2 से भाग देने पर उसका शेषफल 0 ना आए, यानी पूर्णता ना कटे, यानी उसका शेषफल 1 आए, ऐसा बोल सकते हैं 1 आए, वो क्या है, विषम संख्याएं हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जैसे आप बोलते हैं ना गुणा और, यानी सम संख्या से अगर गुणा करेंगे, जैसे सम संख्या से सम में गुणा करोगे तो समय प्राप्त होगा। ठीक है, और अगर एक सम ले लिए एक विषम ले लिए तब क्या प्राप्त होगा, देख लीजिए, 3 दूनी 6 समय प्राप्त होगा। ठीक है, और अगर विषम ले लिए तो 5 3 15, तो विषम ही प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या जिसे अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं, वह सभी संख्याएं जो एक या एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी ना कटें, यानी वो कटे ही ना, यानी एक खुद 1 से कट जाए, और वो जो दिए गए संख्या, जैसे 5 दिया 5 से ही कटे, 7 दिया 7 से ही कटे, ठीक है, 11 दी 11 से ही कटे, वो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, इतनी बात समझे। अब देखो, जैसे इसमें 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो आपका सम भी है। एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सम अभाज्य संख्या आपकी 2 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, केवल 2 सम अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक सम केवल 25 अभाज्य संख्या, ये भी आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, अगर आपके सामने 1 से 50 तक पूछे कितने प्राइम नंबर हैं, तो आपको बोलना है 15, और अगर 1 से 100 तक पूछे तो आपको बोलना है 25। ठीक है, और अगर 1 से 25 तक पूछे तो उसको कैलकुलेट कर लेना कि शायद 8 आ रहा है कि 10 ऐसे आ रहा है। ठीक है, उसको आप जोड़ लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम विभाज्यता के नियम। एक चीज़ और हमने पीछे छोड़ा कि भाज्य संख्याएं क्या है, जिसे अंग्रेजी में कंपोजिट संख्या कहते हैं। वह संख्याएं जो किसी भी संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी वह संख्याएं जो किसी भी संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या, चाहे 2 से कटे, चाहे 3 से कटे, चाहे 7 से कटे, किसी भी संख्या से कटनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। संख्याओं की विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, इसमें हम देखते हैं 2 से भाज्य संख्याएं कौन सी हैं। देखो, 2 से भाज्य संख्याओं की पहचान आपको बता दे रहे हैं, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो। क्या कौन संख्या, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो 2 से कट जाएगी 100%। या फिर ऐसे समझ लो कि जिसके अंत में सम संख्या हो, काम खत्म। जिसके अंत में सम संख्या हो, आप चाहे जैसे समझ सकते हो, वो 2 से कट जाएगी। ठीक है, आगे 3 से कटने का सवाल आ गया, यानी 3 से कौन सी संख्या कटेगी। आपको ऐसे करना है, जो भी संख्या दी गई है उनको जोड़ना है, जैसे 3, 5, 2। ठीक है, इसको जोड़ना है, जोड़ने के बाद 3 से भाग देना। जैसे इसको हम जोड़ते हैं, आपका 3 और 4 7 2 9 9 हो गया। 3 से काटो, ये कट जाएगी, तो यानी ये संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। जोड़ने के बाद आपको 3 से भाग देना, अगर वो कट जा रही है, ठीक है, और रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, तो क्या है, 3 से भाज्य है। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। आगे 4 से विभाज्यता के नियम क्या हैं। देखो, इसके नियम ऐसे हैं कि अंत में 4 हो, क्या हो, अंत में 4 हो, ठीक है, या फिर अंतिम 2 अंक 0 हो।
फिर से देख लीजिए, इसमें जब किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभक्त हों अथवा किसी संख्या के अंतिम दो अंक 0 हों तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। यानी अंतिम जो हम बता रहे थे 4 है, 4 नहीं, यानी 2 बार 4 हो। आप ऐसे समझ लो, कोई संख्या दो, ऐसे संख्या दी गई 2 5 7 4, अगर यही दो अंक 4 से कट रहा तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक, आगे 5 के हम नियम देखते हैं। अंतिम अंक 0 हो या 5 हो वो 5 से पूर्णतः कट जाएगी। अंतिम अंक 0 हो या 5 हो वो 5 से पूर्णतः कट जाएगी। आगे 6 के नियम देख लेते हैं। इसमें आपको 2 नियम लगाने पड़ेंगे। पहला नियम है आपको 2 से काट देखना है कि ये 2 से कट रहा है कि नहीं, और दूसरा ये देखना 3 से कटेगा कि नहीं। अब 2 के नियम हमने बता दिए, अंतिम में 0 हो, 2 हो, 4 हो और 4 हो और 6 हो और 8 हो। और 3 के नियम हमने क्या बताया था, 3 में आप जो संख्या दी गई उसको जोड़ करके आप 3 से भाग दे दो, अगर कट जा रही हो भी 6 से भी कट जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसमें है, ठीक है, क्योंकि आपकी किताब BTC में भी 7 से नहीं दिया गया। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं 7 से क्या करना है। देखिए, इसमें नियम ऐसा है कि आप जो है, मान लीजिए 728 से संख्या दी गई है। कितना दी गई? 728। पहले इसको पढ़ लेते हैं। जब किसी संख्या में एक ही अंक की 6 बार, 12 बार, 18 बार या फिर 6 के गुणज में पुनरावृत्ति हुई हो तो वो संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। यानी इन्होंने पहला नियम ये बता दिया कि अगर वो संख्या जो है 6 बार रिपीट हुई है, 6 अंक, मान लीजिए 6 ही है, 6 बार आया है, या 7 या फिर 12 बार या 18 बार आया है, तीनों नियम बता दिया और 7 से कट जाए। लेकिन हम आपको एक और नियम बता रहे हैं, देखिए उस नियम को। मान लीजिए आपके सामने जो है 728 संख्या है, ठीक। अब ये तो छोटी है इसलिए आपको समझ में आ जा रहा है, ठीक है, कि ये 7 से कट जाए। लेकिन हम एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिए हैं। तो आपको करना चाहे जितनी बड़ी संख्या होगी, अंतिम अंक को उठाइए, चलो अंतिम अंक उठा लिया और इसको 2 से गुणा करिए, 2 से गुणा कर दिया, हमारे पास आगे कितना, 16 आ गया ना। अब -72, ठीक है, इसमें घटा देना है। अब 2 में से जाएगा नहीं, 12 में से 6 गया 6 और इधर बचा था 6 में से 1 गया 5। अब इसमें आप 7 से भाग दीजिए, किससे, 7 से भाग दीजिए। अब अगर ये कट जाता है तो ये पूरी संख्या 7 से कट जाए। फिर से समझिएगा, आपको आसान भाषा में समझा रहे हैं। अगर आपको 728 ये संख्या दी गई है तो अंतिम अंक को निकालो और इसको 2 से गुणा कर दो, जो प्राप्त हो बची हुई संख्या में घटा दीजिए। हमने इसको घटा दिया और हमको मिला 56, और जो मिला उसको 7 से भाग दे दो। अगर ये कट जाता है तो संख्या 7 से भी कट जाएगी। और भी नियम है लेकिन आप इस नियम को एक ही याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 8 के विभाज्यता के नियम अब देखते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें भी ऐसे है कि अंतिम 3 अंक, यानी अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटते हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो अथवा अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त हों, वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी, ठीक है। इसको भी आप चेक कर सकते हैं। आगे 9 से विभाज्यता के नियम देखते हैं। 9 का और 3 का सेम है। आपको करना क्या है, जो भी अंक दिए गए उनको जोड़ना। जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पे 4 1 0 4 दिया गया है, इसको जोड़िए, 4 और 1 जोड़ोगे तो 5 5 4 9। अब इसको 9 से काटोगे तो कट जाएगा, ठीक है। ये 9 से विभाज्य है। आगे 10 का एकदम वेरी सिंपल है, लास्ट में 0 देखो बस, पहुंच जाओ कि 10 से कट जाएगा। आगे 11 से, 11 में थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ है और 7 में बस, और बाकी हमें नहीं लगता डिफ़िकल्टीज़ है। देखो इसमें क्या है, हम एक संख्या यहाँ पे दी हुई संख्या को देखते हैं,
ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं ताकि और समझ में आए। यदि किसी संख्या के विषम स्थान पर स्थित अंकों के योग तथा सम स्थान पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 हो और या फिर 0 हो या फिर 11 से विभाज्य हो, वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। चलिए इसको समझते हैं। विषम स्थान कौन सा है और सम स्थान कौन सा है। ठीक है, देखिए इसमें संख्या जैसे दी गई है 1 3 5 7 4 यानी 13,574। देखो पहला वाला जो है सम, दूसरा नहीं सॉरी पहला वाला विषम, दूसरा सम विषम सम विषम। सम को अलग जोड़ो, विषम को अलग जोड़ो। चलो 1 धन 5 धन 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सम को जोड़ते हैं 3, दूसरा कलर ले लें, 3 धन 7। इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 5 1 6 4 10 और ये 7 और 3 10। देखो कहा गया है कि इनको घटाने पे तो 0 आ जाए। हाँ 0 आ रहा है। ठीक, एक कंडीशन हो गई। या फिर जो भी आए उसको 11 से काटने पर कट जाए। इस बात को समझ रहे कि नहीं? यानी एक तो आपने सम और विषम के स्थान को देख लिया और जोड़ लिया अलग अलग। जोड़ने के बाद घटाओ, चलो घटा दिया। घटाने के बाद जो बचे, चाहे वो 0 बचे, क्या बचे, चाहे वो 0 बचे, चलो 0 बचा। या फिर जो भी आया हो 11 से कटे। 11 से कटने का मतलब ये है कि 22 आ जाए ना, 33 आ जाए। ठीक है, तब वो 11 से विभाज्य है। या फिर अगर 23 आ गया तो 11 से विभाज्य नहीं, तो संख्या 11 से नहीं कटेगी, चेक कर लेना। ठीक है, तो ये थे विभाज्यता के नियम। तो आज के पार्ट में बस इतना ही था। ये पहला लेसन कंप्लीट होता है। आपके सामने कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इनको आप देखिए। ठीक है, और इनका जो है आप उत्तर देने का प्रयास करिए। चलिए हम सॉल्व करा देते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1 है, हमने आपको बताया था। आगे देखते हैं। अगला आपका है 13 का अनुवर्ती। एक अनुवर्ती एक पूर्ववर्ती, अनुवर्ती। ठीक है, अनुवर्ती मतलब आगे की, एक जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपका कितना है 13 का, 13 का आगे 14 होगा। 28 पूर्ववर्ती मतलब पीछे की तरफ। ठीक है, 27 हो जाएगा। शून्य है क्या? शून्य पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है, विषम संख्या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते। 1 क्या है? 1 विषम है, बात सही है। दूसरा एक चीज़ और, ये जो है वो भी है, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, जिसे प्राकृत संख्या भी है एक। ठीक है, और पूर्ण संख्या तो है ही। आगे वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परमेय एवं अपरमेय दोनों होती हैं, हमने बताया अभी आपको। ठीक है, किसी संख्या का वास्तविक मान होता है, अपरिवर्तनशील होता है। ठीक है, वह संख्याएं जो पूर्णतः 2 से विभक्त नहीं होती कहलाती हैं, वो विषम संख्या है। जो कट जाए वो सम संख्या है ना। 40 और 50 के मध्य युग्म अभाज्य संख्या, यानी 40 और 50 के बीच में प्राइम सम नंबर कौन कौन से? 41 और 43, 47। ठीक है, लेकिन यहाँ पे को प्राइम पूछा है, ध्यान दीजिएगा। को प्राइम हमने शायद नहीं बताया। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 11 हो गया और 13 हो गया, मतलब 1 का ही डिफरेंट हो। कितने का? 1 का ही अंतर हो, वो को प्राइम होता है। जैसे 11 और 13 हो गया, और 17 19 हो गया, 17 19 हो गया, 29 और 31 हो गया। ये पूछ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होती है, लेकिन आपको हम समझा दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका जवाब मिल गया होगा ना, को प्राइम पूछ रहा है। निम्नलिखित में से परमेय संख्या है। परमेय संख्या आपकी 3/4 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 150 रोमन क्या है? हमने LCDM आपको बताया, LCDM
सी ले लो 100 और यल ले लो, सी एल जहाँ मिले वही आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यल एक्स आई वी रोमन संख्या का अंतर्राष्ट्रीय रूप क्या होगा? एल मतलब 50 और एक्स मतलब 10 और आई वी मतलब 4, 50 10 60 और 4 64 होगा। सैकड़ा का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए कितने से गुणा करते हैं? हमने बताया 100 से, 1 10 100 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5760 में 7 का स्थानीय मान कितना होगा? देखो 7 लगाओ, जितने अंक दाहिनी तरफ बचते उतने जीरो लगा दो, काम खत्म। इसमें से पूछा निम्न में से कौन सी क्रमागत पूर्ण संख्या है? क्रमागत यानी क्रमवार है। ठीक है, देखो इसमें देख रहे हैं गैप हो गया है ना, इसमें भी गैप, इसमें भी गैप, यही सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? ये आपकी √3 जो है अपरिमेय है। ठीक है, तो अब वीडियो को हम समाप्त करते हैं, लेकिन लास्ट में आपके लिए हमने महत्वपूर्ण बीजगणितीय सूत्र लाए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको ज़रूर याद कर लें, क्योंकि आगे आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट समाप्त होता है। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगा। ठीक है, और जब सभी सब्जेक्ट धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम आपको MCQ सॉल्व कराएंगे। ठीक है, वीडियो को यहीं करते हैं। जय हिंद, जय भारत।